सो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं लेकर आया हूँ सोलो लेवलिंग, जो कि जनवरी का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एनिमी था। और आज हम इसी के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। पर एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसके स्टोरी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आपको इससे समझने में आसानी हो। तो इस कहानी के करीब 10 साल पहले एक गेट ओपन होता है और उस गेट के थ्रू कुछ मॉन्स्टर इंसानों की दुनिया में आते हैं और वो मॉन्स्टर इंसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उन मॉन्स्टर को आम इंसान और ना ही उनका कोई भी हथियार कुछ भी बिगाड़ सकती थी। उनको सिर्फ वही लोग मार सकते हैं जिनके पास जादुई शक्ति होती है, और ऐसे लोगों को कहानी में हंटर्स के नाम से बुलाया जाता है। और इन हंटर्स के भी अलग अलग रैंक होते हैं। सबसे ताकतवर एच रैंक का हंटर होता है और सबसे कमज़ोर ई रैंक का। और जब किसी के पास भी उनकी मैजिकल शक्ति आ जाती है, तब चाहे वो कुछ भी कर ले, वो अपने एबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते। और इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट संग जिन ओ ई रैंक का हंटर होता है, और वो ई रैंक में भी सबसे कमज़ोर होता है। इसलिए उसके दोस्त उसे दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर कहकर चिढ़ाते हैं। और संग जिनो भले ही सबसे कमज़ोर हो, पर कुछ हादसे के बाद वो बहुत ही ताकतवर बन जाता है, जो कि आगे हम स्टोरी में जानेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम प्रेजेंट टाइम से 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जिसमें हम एक आइलैंड के नदी में बहुत सारे जहाज को देखते हैं। और उस आइलैंड के पहाड़ों में हंटर्स हंटिंग कर रहे होते हैं। फिर एक जहाज के अंदर उसका वाइस कैप्टन अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन, हमें भी उनको हेल्प करना चाहिए। तब कैप्टन कहता है कि तुम्हें पता ही है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास एक भी वेपन नहीं है जो कि उन्हें डैमेज कर सके, इसलिए हमें सब कुछ इन हंटर्स के हवाले करना होगा। उसके बाद अगले सीन में हम कुछ हंटर्स को देखते हैं और वो लोग बड़े बड़े एंट को अटैक कर रहे होते हैं। और वहाँ पे उनका लीडर कहता है कि जल्दी से एनिमी के ऊपर अटैक करो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। उसके बाद कुछ हंटर्स अपने मैजिक को यूज करते हैं, पर उससे उन एंट्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर वो एंट बहुत सारे हंटर्स को घायल कर देते हैं और उन सब हंटर का लीडर भी घायल हो जाता है। और ये सब देखकर संग जिनो डर जाता है और वो मन में सोचता है कि अरे नहीं, हम तो बहुत ही लो रैंक हंटर से, हम इन सब का सामना कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक एंट उनके लीडर को बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर देती है और इसलिए वो अपना होश खोने ही वाला था। पर तभी दूसरा हंटर आकर उस एंट को मार देता है और वो उनके लीडर को हील करने लगता है और उनका लीडर कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाता है। पर तभी पीछे से बहुत सारे एंट उसे हमला करने ही वाले थे। पर फिर उसका दोस्त यनसक बोलता है, ब्योंगे-कुन नीचे झुको। और उसका दोस्त यनसक उन सारे एंट्स को इलेक्ट्रिक मैजिक का यूज करके मार देता है। और उसके बाद उसका दोस्त यनहो आकर उसे हेल्प करता है और वो तो उन एंट्स को अपने हाथों से ही मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये तीनों एस रैंक के हंटर से। उसके बाद यनहो कहता है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो ब्योंगे-कुन। फिर ब्योंगे-कुन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाना चाहता था, और वैसे भी मुझे पता था कि तुम लोग मुझे बचा ही लोगे। फिर उसके बाद उन सब एंट से बड़ा एक वाइट कलर का एंट आता है और इसे देखकर यनहो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बॉस होगा, पर ये शायद इन सब का लीडर हो सकता है। उसके बाद यनहो ब्योंगे-कुन से कहता है कि तुम जख्मी लोगों की मदद करो, हम दोनों इसे देखते हैं। फिर ब्योंगे-कुन कहता है कि ठीक है यनहो-सान। उसके बाद वो दोनों काफ़ी तेज़ी से उस एंट की तरफ जाते हैं। फिर यनसक आसमान में जाकर उसके ऊपर बिजली छोड़ता है और यनहो उसे अपने तलवार से मारने लगता है और ये दोनों मिलकर उस बड़े से एंट को मार देते हैं। पर तभी उसके जैसे ही और भी बहुत सारे एंट आ जाते हैं। इसका मतलब ये लीडर नहीं था। उसके बाद वो दोनों मिलके एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे सारे के सारे एंट मर जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम दूसरे एस रैंक हंटर्स को देखते हैं और वहाँ पे उनका लीडर कहता है कि इन्होंने अपना काम सही समय पे कर दिया है, अब हमारी बारी है। और ये कहकर वो उन एंट्स के ऊपर चारों तरफ से आग फैला देता है। पर अभी भी कुछ एंट्स जिंदा थे, इसलिए बाकी हंटर्स उस पर अटैक करते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम के सीन को देखते हैं। वहाँ पे कुछ हंटर्स अपने मिशन के लिए आए होते हैं और वहाँ पे एक किम नाम का बंदा चाय पी रहा होता है। फिर तभी दूसरा बंदा उसे बुलाकर उसके पास जाता है और इस बंदे को देखकर किम कहता है कि तुम तो पर्क हो ना, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम अब हंटिंग नहीं करोगे। फिर पर्क कहता है कि हाँ मैंने कहा तो था, पर अभी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। उसके बाद किम कहता है कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि रेड मिशन को कंप्लीट करने पर बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। फिर पर्क कहता है कि पर मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ,
क्योंकि वैसे भी मैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो था नहीं और मैंने काफ़ी टाइम से हंटिंग भी नहीं की है, इसलिए शायद कुछ दिक्कत ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रहे होते पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है जिनवू की और वो आते ही उसे सब लोग ग्रीट करने लगते हैं। उसके बाद किम जिनवू से पूछता है कि हे संग, यहाँ आने से पहले क्या तुमने अच्छे से खाना खाया? फिर जिनवू कहता है कि हाँ, मैं ठीक से खा कर आया हूँ। उसके बाद पर्क किम से पूछता है कि सब लोग इसे इतना ज़्यादा ग्रीट क्यों कर रहे हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है क्या? ये सुनकर किम हंसते हुए कहता है कि एक्चुअली ये सबसे वीक है। जब तुमने हंटिंग छोड़ दिया ठीक उसके बाद इसने ज्वाइन की थी। इसे सब लोग दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर बोलते हैं और एक बार तो ये ई रैंक के डंजन में भी इंजर्ड होकर हॉस्पिटलाइज हो गया था और अगर इसे रेड मिशन में बुलाया गया है तो फिर ऑब्वियसली ये मिशन काफ़ी आसान होगी। पर अभी हम चुप रहते हैं, नहीं तो ये हमारी बातें सुन लेगा। पर जिनवू ये सब सुन चुका था, इसलिए वो थोड़ा सैड होकर सोचने लगता है कि पर उसने कुछ गलत तो नहीं कहा है। उसके बाद उसके सामने एक लड़की आकर कहती है कि जिन्नू सान, तुम फिर से इंजर्ड हो गए? और इस लड़की को देखकर जिन्नू कहता है कि ओ जूही, शायद अब हम फिर से एक साथ काम करेंगे। फिर जूही कहती है कि वो सब छोड़ो और मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है। उसके बाद जिन्नू कहता है कि वही जो हमेशा होता आ रहा है। फिर जूही कहती है कि तुम्हें थोड़ा सावधान होना चाहिए, तुम्हें हमेशा चोट लगती ही रहती है और मैंने सुना था कि तुम कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में भी थे। और ये सुनकर जिन्नू कहता है कि वो मैं एक ई रैंक के डंजन के अंदर फाइट कर रहा था, पर मैं थोड़ा जख्मी हो गया और बाकी सब हाई रैंक के थे, इसलिए किसी ने भी हिलर को नहीं बुलाया था। फिर जूही कहती है कि पर ये तो गलत है ना, वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। फिर जिन्नू कहता है कि नहीं, इसमें उन सब की कोई गलती नहीं है, मैं ही सबसे कमज़ोर था और वैसे भी मुझे इन सब की आदत हो चुकी है, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। और उसके बाद अगले सीन में वो लोग रेड मिशन के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं और उनका लीडर सॉन्ग जीउल होता है, वो उन सबको अच्छे से वेलकम करता है और वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अच्छा है क्योंकि मिस्टर संग इस ग्रुप में से सबसे स्किलफुल हंटर है, इसलिए अगर वो हमारे लीडर होंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वो सब हंटिंग करने के लिए उस डंजन के अंदर जाते हैं और जाते वक्त किम जिनवू से कहता है कि हम सब हाई रैंक के हंटर से, इसलिए तुम हमारे साथ ही रहना संग, और हाँ, इस बार भी इंजर्ड मत हो जाना। फिर संग कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और जूही भी उसे मोटिवेट करके चली जाती है। पर जिन्नू के पास तो सिर्फ एक नाइफ थी जिसमें बहुत ही कम मैजिक था और वो इसके सिवा और कुछ भी एफोर्ड नहीं कर सकता था। पर फिर भी जिन्नू अपने आप को मोटिवेट करके कहता है कि एटलीस्ट कुछ नहीं होने से बेटर तो ये नाइफ ही है, इसलिए मुझे इस नाइफ से ही अच्छे से परफॉर्म करना होगा। और ये कहकर वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर उस डंजन के अंदर जाता है। और उसके बाद अगले सीन में हम एक जगह को देखते हैं जिसमें एक बंदा कहता है कि आपका स्वागत है चेयरमैन को, सो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी बातचीत कैसी हुई? ये सुनकर चेयरमैन कहता है कि वही बातें हुई जो कि हमेशा होती है। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी भी डंजन को पूरी तरीके से ख़त्म ना करें, पर फिर भी वो लोग डंजन के अंदर के कीमती चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि वो लोग कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम उन कीमती चीज़ों को बेचकर ही अपना जीवन गुजार रहे हैं और अगर हम उन मॉन्स्टर को नहीं मारेंगे तो फिर हम उनसे ये स्टोन नहीं ले पाएंगे जो कि एक इसेंस स्टोन है और ये बहुत ही कीमती होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्नू को पहली बार इसेंस स्टोन मिलता है और ये देखकर जिन्नू बहुत ही खुश होने लगता है। पर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि तभी एक राक्षस उसके ऊपर हमला करने लगता है। जिन्नू अपने नाइफ से अपने आप को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है पर फिर भी वो उसका सामना नहीं कर पाता है और वो राक्षस अपने तलवार से जिन्नू के पेट में चीर देता है। उसके बाद पर्क आकर उस राक्षस को मार देता है और पर्क जूही से कहता है कि मैं बाकी बिस्ट को मारने जा रहा हूँ, इसलिए तुम जिन्नू का ख्याल रखो। उसके बाद जूही जिन्नू को हिल करने लगती है। फिर उसके बाद अगले सीन में चेयरमैन कहते हैं कि हाई रैंक मैजिक बीस्ट के थ्रू हम इसेंस स्टोन को पा सकते हैं और अगर हम चाहें तो उस स्टोन को पावरफुल वेपन्स और गियर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे हंटर्स के लिए पावरफुल बीस्ट को मारने में और भी ज़्यादा हेल्प होगी। और डंजन्स के थ्रू मिलने वाली माना क्रिस्टल का भी सेम काम है पर ये इसेंस स्टोन से कम इफेक्टिव है। उसके बाद दूसरा बंदा कहता है कि पर गवर्नमेंट इसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। और फिर चेयरमैन कहता है कि वो लोग एक नई शक्ति को बनाने जा रहे हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से ज़्यादा सेफ है और ये हवा और पानी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है
और ना ही ये फॉसिल फ्यूल की तरह एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। गवर्नमेंट माना क्रिस्टल और इसेंस स्टोन को यूज करके सबसे बेस्ट एनर्जी बनाने जा रहे हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, और ये सब हंटर्स की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए अब हंटर्स के कंधों में बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हो के दोस्तों ने मिलकर इस डंजन के बॉस को मार दिया था, और वहाँ पे जूही उसे अभी भी हील कर रही होती है। उस वक्त जूही जिन्नू से कहती है कि जिन्नू सान, तुम्हारे शरीर के बीच में ही नहीं बल्कि पूरे शरीर में चोट लगी है, इसलिए तुम्हें अपने इस हंटर बनने की जिद को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो क्या पता तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। और ये सब सुनने के बाद जिन्नू उससे माफ़ी मांगता है। फिर जूही कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं चाहती हूँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर जिन्नू थोड़े टाइम के लिए कुछ सोचने लगता है, और उसके बाद वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है, और वहाँ पे उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे तो बहुत ही कम माना क्रिस्टल है, इससे तो हम बहुत ही कम अर्निंग कर पाएंगे। और इनकी बातों को सुनकर जिन्नू सोचने लगता है कि शायद अब कुछ भी नहीं हो सकता, और मेरे पास तो सिर्फ ये एक इसेंस स्टोन है, इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये सोचकर जिन्नू बहुत ही उदास होने लगता है। पर तभी एक हंटर वहाँ आकर उन सब को बुलाता है, और वहाँ पे वो लोग एक गुफा को देखते हैं। फिर कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि मैंने इस गुफा के बारे में सुना है, लोग कहते हैं कि इसमें डंजन बॉस के मरने पर भी डंजन क्लोज नहीं होता। फिर किम कहता है कि इसका मतलब हमें इसमें और भी ज़्यादा लूट मिलेगा। तब मिस्टर संग कहता है कि मेरी बातों को सब लोग ध्यान से सुनो, ऐसे केसेस में हमें हंटर एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर पर्क कहता है कि पर सर, इसमें क्या इन्फॉर्म करना, ये तो बस एक डी रैंक का डंजन है। फिर वो सब मिस्टर संग को कन्विंस करने लगते हैं, और फिर मिस्टर संग कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम सबको कैसा फील हो रहा है, पर फिर भी इसमें बहुत ही रिस्क है, इसलिए हमें वोट करना चाहिए। और फिर इसके बाद वो सब वोटिंग करने लगते हैं। कुछ लोग उस डंजन में जाना चाहते थे और कुछ लोग नहीं, और उन सब के वोट के बाद सिर्फ जिन्नू बचा था। इसलिए मिस्टर संग उससे कहता है कि अब सिर्फ तुम बचे हो संग, इसलिए तुम क्या चाहते हो। फिर जिन्नू मन में सोचने लगता है कि एक डी रैंक का डंजन भी मेरे लिए बहुत ही डेंजरस है, पर अभी डैड भी घर छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं ही अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ का इलाज भी करना है, और मुझे अपनी बहन को कॉलेज में भी भेजना है, पर इसके लिए मुझे बहुत ही पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा मुझे यहीं से मिल सकता है। फिर ये सब सोचने के बाद जिन्नू कहता है कि चलो चलते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम एक जगह को देखते हैं जिसमें एक लेडी कहती है कि अपना एक हाथ उस ब्लैक क्रिस्टल में रखो, और इसके बाद वो लेडी इसका डेटा कलेक्ट करने लगती है, और इसी तरह बाकी लोग भी अपना हाथ उसमें रखने जा रहे होते हैं। और वहाँ पे कुछ हंटर्स बाकी हंटर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं। फिर एक बंदा अपने गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करता है कि एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है। उसके बाद गिल्ड मास्टर कहता है कि बहुत ही अच्छे, और चाहे कोई भी एज या जेंडर के हो, अगर वो हमारे काम आ सकते हैं तो उन्हें ऑफर करो। हालांकि हमें चाह इन जैसे तो कोई भी नहीं मिलने वाला। फिर अगले सीन में हम कुछ चोरों को देखते हैं जो कि बाइक चलाकर एक लेडी का पर्स लेके भाग ही रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने एक लड़की रास्ते में खड़ी हुई थी, और इसलिए वो लोग उससे कहते हैं कि रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। फिर वो लड़की उनके बाइक के ऊपर जाकर उनसे पर्स छीन लेती है, और इसके चक्कर में वो दोनों बाइक से गिर जाते हैं। फिर वो लड़की दूसरी लड़की को उसका पर्स वापस करती है, और इसीलिए वो लड़की उससे शुक्रिया कहती है। फिर बहुत सारे लोग वहाँ आकर कहने लगते हैं कि अरे, ये तो यस रैंक हंटर चाहाई इन है। वो लोग चाहाई इन को जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए चाहाई इन ऊपर उड़ते उड़ते चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्नू की टीम 40 मिनट से इस गुफा के अंदर घूम रही है, और अभी तक उनको बॉस नहीं मिला। और तभी वहाँ पे जिन्नू जूही से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से हम सबको बॉस को ढूंढना पड़ रहा है। फिर जूही कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो। उसके बाद जिन्नू कहता है कि क्या तुम सच में ठीक हो ना। ये सुनकर जूही कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर वो राक्षस तुम पे और भी ज़्यादा अटैक करता ना तो तुम अभी मरे हुए होते, समझ गई? और तुम्हारी पैर और आर्म अभी तक ठीक से हिल भी नहीं हुई है, और ऐसी हालत में तुम फाइट करने आए हो, मतलब तुम सच में पागल तो नहीं हो गए हो ना। और ये सब सुनकर जिन्नू फिर से उसे माफ़ी मांगता है। उसके बाद जूही कहती है कि तुम्हें पता तो है ना यहाँ अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है। फिर जिन्नू हाँ कहता है, और फिर जूही कहती है कि तो फिर तुम्हें मुझसे ट्रीट करना होगा। और ये सुनकर जिन्नू थोड़ा हैरान होता है, इसलिए जूही कहती है कि क्या तुम मुझे खाना भी नहीं खिला सकते क्या? फिर जिन्नू कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब इसके बाद वो लोग कहते हैं कि फाइनली हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद किम उस दरवाजे को खोलने के लिए एक कोड को बोलता है,
फिर अगले सीन में चेयरमैन को कुछ हंटर्स को कहते हैं कि जो भी नए हंटर्स बने हैं उन्हें मैं बता दो कि मैं इस हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, और तुम लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हंटर बनना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हंटर बनना नहीं चाहते। 10 साल पहले गेट ओपन हुआ था, पर अभी भी हमें डंजन्स के बारे में बहुत चीज़ें नहीं पता है, और एक हंटर बनने के लिए हमें अपनी जान को रिस्क में डालना पड़ता है। इवन तो अगर कोई रेस में फाइट करने में सबसे बेस्ट हो, उसे भी सावधान रहना ही होगा। और तुम सब हंटर्स को कभी भी ना तो केयरलेस होना चाहिए और ना ही घमंडी होना चाहिए। इसलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी बात को ज़रूर मानना। फिर उसके बाद वो लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं, और दरवाजे के खुलते ही वहाँ लगी हुई सभी मसाल जलने लगती है। तब वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा डंजन कभी भी नहीं देखा, और ये सब स्टैचू तो काफ़ी पुरानी दिख रही है। और दूसरी तरफ जिन्नो कहता है कि ये स्टैचू तो बाकी स्टैचू से काफ़ी बड़ी है। फिर वहाँ पे दूसरे हंटर्स बात करने लगते हैं कि ये थोड़ा अजीब नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक भी बीस्ट नहीं है। फिर मिस्टर संग एक घेरे में जाकर कहता है कि क्या ये कोई जादुई सर्कल है क्या? और तभी दूसरा बंदा मिस्टर संग को बुला के कहता है कि शमशान, यहाँ पे कुछ लिखा है। फिर मिस्टर संग वहाँ जाकर कहता है कि ये तो कुछ पुराने ज़माने की लैंग्वेज में लिखा है, और इसमें लिखा है कि कार्टेलन टेम्पल्स के 7 रूल्स है। पहला है गॉड की रिस्पेक्ट करो, और दूसरा है गॉड की तारीफ करो, और तीसरा है गॉड को अपने ऊपर भरोसा दिलाओ, और जो भी इन सब रूल को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मिस्टर सम ये सब पढ़ ही रहा होता है, और तभी जूही कहते हैं कि जिन्नो-सान, मैंने अभी इस स्टैचू की आँख को हिलते हुए देखा, ये स्टैचू हम पर नज़र रख रही है। ये सुनकर जिन्नो कहता है कि पर यह कैसे हो सकता है, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। और इसके बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, और ये देखकर वो लोग कहते हैं कि ये दरवाज़ा बंद क्यों हो गया, अब क्या हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे क्या? तब एक बंदा गुस्से में दरवाजे की तरफ जाकर कहता है कि मुझे इसी की चिंता हो रही थी, हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। और ये कहकर वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर तभी एक मूर्ति उस पर हमला कर देती है और वो बंदा वहीं पे मर जाता है। और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, और जिन्नो मन में सोचने लगता है कि ये बंदा तो डी रैंक का था ना, और एटलीस्ट ये मुझसे और मेरे ई रैंक से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर फिर भी ये एक ही झटके में मर गया। पर ये कैसे हो सकता है, ये तो डी रैंक का डंजन है, इसमें ऐसे खतरनाक मैजिक बिस्ट कैसे हो सकते हैं? और अगर ये स्टैचू वाकई में हिल रहा है तो इसका मतलब, और ये कहकर वो उसके पीछे के स्टैचू को बहुत ही ज़्यादा डर के देख रहा होता है, और तभी उस स्टैचू की आंखों की रेटिना गायब हो जाती है। और इसके बाद जिन्नो सोचने लगता है कि मुझे बहुत बार अपनी जान जाने का खतरा हो चुका है। मेरे पहली रेड के अंदर मुझे एक ई रैंक के बीस्ट ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा, और उससे भी पहले एक लेबिरिंथ के अंदर मैं मरने ही वाला था। और चाहे कितनी भी लो रैंक डंजन के अंदर मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं हमेशा से अपनी जान बचाने के लिए लड़ते आ रहा हूँ। बाकी हंटर्स अपने पैसे से स्ट्रॉन्ग गियर और वेपन्स खरीद सकते थे, जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट को मार सकते थे, पर मैं सिर्फ इस नाइफ को खरीद सकता था। इसलिए अगर ये टूट गई तो मुझे अपने हाथों से ही लड़ना होगा, और मेरी कमजोरी के कारण बाकी लोग मेरा मजाक बनाते ही रहते थे, पर फिर भी मैं इस काम को करता ही रहता था, जिसमें रिस्क तो बहुत ही ज़्यादा है पर रिवार्ड बहुत ही कम। पर फिर भी अपनी जान को बचाने के लिए मैं हमेशा अपनी आंखों को खुली रखता था, और मैं हमेशा सावधान रहता था, और शायद इसलिए मैं ये बता पाया कि नीचे झुक जाओ सब लोग। तभी वो स्टैचू ज़मीन पे बहुत ही बड़ी ब्लास्ट कर देती है, जिससे वहाँ के सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगती है, और इसके कारण बहुत सारे हंटर्स भी मर जाते हैं, और ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तब जिन्नो मन में सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, हम यहाँ पे पूरी तरीके से फंस चुके हैं, अब हम नहीं बच सकते, और क्या मैं मर जाऊँगा? सो इसका एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।